माँ ठाकुर जय। वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेज। आज हमारे हिंदी का नेक्स्ट वीडियो है व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। व्यंजन और स्वरों पे और इनके उच्चारण स्थान पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, तो आज हम व्यंजन के बारे में विस्तार से देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर हम व्यंजन बोलते हैं, जैसे हमने क भी बोला, ठीक है, क बोला, तो क का मतलब है कि क के साथ अ जुड़ा है, तब जा करके हमारा क हो रहा है, क में अ छुपा है। ठीक, तो बिना किसी स्वर की सहायता के हम कोई भी व्यंजन बोल ही नहीं सकते। तो जो व्यंजनों की संख्या है वह है 33। यह परंपरागत रूप से पारंपरिक व्यंजनों की संख्या है, और इसके अतिरिक्त हमारा ड़ और ढ़ जोड़ करके, यानी ये द्विगुण व्यंजन है। ठीक, ये पारंपरिक व्यंजन नहीं है, यह द्विगुण व्यंजन है। ड़ और ढ, ये इन दोनों को जोड़ दिया जाए 33 में तो हमारे कितने होते हैं? 35 व्यंजन हो जाते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं, हमारे फेफड़े से हवा बाहर आती है तो हमारे मुंह के किसी न किसी स्थान विशेष को वह स्पर्श जरूर करती है। यहाँ देखिए क वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग घ ङ। च वर्ग च छ ज झ य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। तो ये सब के सब व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। जो क वर्ग है, यानी ये पूरी लाइन, यह कंठ को स्पर्श करती है। यह व्यंजन जिस समय हम बोलते हैं च वर्ग के, तो तालव्य को करते हैं, और इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, इसका दंत है और इसका ओष्ठ है। ठीक, और उच्चारण स्थान का वीडियो बनाया गया है, तो उससे वहां पर आप देख सकते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो ये क से लेकर म तक के जो भी वर्ण है, ये सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। कुछ विद्वान च वर्ग को, च वर्ग मतलब इस पूरी लाइन को, स्पर्श संघर्षी मानते हैं। और अगर हम घोष के आधार पर, यानी घोषत्व के आधार पर, घोष का तात्पर्य होता है स्वर तंत्रियों, जैसे जिसका जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों से तो की सहायता से तो हम उच्चारण करते हैं ना। तो स्वर तंत्रियों में जब कंपन होती है तो उस कंपन को हम घोष कहते हैं। ठीक, तो घोष के आधार पर व्यंजन या फिर कोई भी वर्ण दो प्रकार के हो सकते हैं, अघोष और सघोष। अघोष व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन न हो। तो यह वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय व्यंजन है। प्रथम व्यंजन मतलब ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सारे के सारे अघोष व्यंजन हैं। और इसके अतिरिक्त जो बच गए यहाँ पर, ये हैं सघोष। सघोष का मतलब इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। ठीक, तो ये पीछे की 3 लाइनें सघोष, आगे की 2 लाइनें घोष, अघोष। ये अघोष हैं और ये सघोष हैं। ठीक, और इसके बाद प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व मतलब जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय मुंह से निकलने वाली हवा को हम प्राण कहते हैं, प्राणत्व। ठीक है, तो अल्प प्राण व्यंजन, इनके वर्ग जो वर्ग हैं, इन वर्गों का पहली लाइन, तीसरी लाइन और 5वीं लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन क की लाइन, ग की लाइन और ग की लाइन, यानी कि एक फर्स्ट लाइन पकड़नी है, फिर एक छोड़नी है, फिर तीसरी पकड़नी है, फिर एक छोड़नी है, फिर लास्ट पकड़नी है। विषम स्थान में जो भी है उन्हें पकड़ना है। ठीक है, और जो बीच की लाइन छूट गई, ख वाली लाइन और घ से घर वाली लाइन, ये क्या है? ये महाप्राण व्यंजन है। आप देखिए, क लिखते समय हम इंग्लिश में लिखते हैं के, और ख लिखते समय बोलते हैं के एच, यानी हम के ए के एच ए ऐसे करके बोलते हैं ना। तो इसमें ह का उच्चारण होता है। अगर हम जी बोले, ग बोले तो जी ए, और घ बोले तो जी एच ए, तो इसमें भी ह का उच्चारण हो रहा है। तो जिनमें ह का उच्चारण हो रहा है ये महाप्राण व्यंजन है, और जिनमें ह का उच्चारण नहीं हो रहा है वे क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। पहली लाइन अल्प प्राण, दूसरी लाइन महाप्राण, तीसरी लाइन अल्प प्राण, चौथी लाइन महाप्राण और 5वीं लाइन अल्प प्राण। ठीक, तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन हुए। अब हम बात करते हैं अन्य स्वरों की। स्पर्श व्यंजन के बाद आता है नंबर अंतस्थ व्यंजन का। अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच स्थित हो, ये परंपरागत वर्णमाला में, यानी कि अ व और क ख में क्या होते हैं? बीच के व्यंजन होते हैं।
इनका उच्चारण स्थान अगर हम देखें, य का उच्चारण स्थान तालु है, र का दंतमूल है, दंतमूल को मसूड़ा कहते हैं, ये हम जानते हैं, और ल का भी दंतमूल है, और व का है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ मतलब दांत और होंठ, निचला होंठ। ये सघोष होते हैं। सघोष मतलब इन सभी के उच्चारण में कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, और अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण मतलब इनमें हकार नहीं होता है, और इसको उच्चारण करने में मुंह से कम हवा आती है, या फिर इनके उच्चारण में इतना ज्यादा समय नहीं लगता है। इसमें से य और जो हमारा य है और व है, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है, अर्ध स्वर, और र को लुंठित कहा जाता है। लुंठित का तात्पर्य होता है कि जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। जैसे आप र बोलो, र लग रहा है ना, तो पार्श्विक का मतलब ल क्या होता है, ल का उच्चारण कीजिए आप। ल का उच्चारण करते समय हवा जीभ के बगल से जहाँ निकलती है, ठीक, तो ये पार्श्विक है, ठीक। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे हुए य, र, ल, व। उसके बाद है उष्म संघर्षी व्यंजन। उष्म संघर्षी का मतलब होता है इनके उच्चारण के समय जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु यानी हवा किसी स्थान विशेष में रगड़ खा के बाहर आती है, घर्षण के साथ बाहर आती है, और जब रगड़ खा के बाहर आती है तो उष्मा या गर्मी पैदा होती है। तो इस उष्मा या गर्मी पैदा होने के कारण ही तो शायद इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक। तो ये होते हैं तीनों प्रकार के स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, और ह यानी जो कंठ से निकलता है, ठीक। स का उच्चारण स्थान, ये वाले स का उच्चारण तालु, ये वाले स का मूर्धा, इस स का है दंत, और ये ह का है कंठ। ये सारे के सारे अघोष होते हैं। अघोष मतलब इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होती है, और ये महाप्राण होते हैं। महाप्राण मतलब इनके बोलने में ज्यादा हवा निकलती है। स, ह, ठीक। उच्चारण करके आप खुद इसे महसूस कर सकते हैं। फिर है, ये तो हमारे मुख्य व्यंजन हुए। उसके बाद है उत्सिक्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, ठीक। तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। मूर्धा का मतलब यह है कि जो हमारा ये मुंह होता है, ये हमारी जीभ है, और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, दांत। तो यहाँ पे तो दांत होते हैं, ये दंतमूल होता है, ये तालु होता है, तो क्या कहते हैं, ये तालु होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक सॉफ्ट सा जो भाग होता है वह क्या होती है, हमारी मूर्धा होती है, ठीक। तो मूर्धा को स्पर्श करती है जीभ, पहले स्पर्श करने के फिर झटके से नीचे आती है, ठीक है। पहले क्या करेगी, जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करेगी, उसके बाद झटके के साथ नीचे आएगी, जिसे ड़ देखा, तो हो रहा है ना उच्चारण में वैसा महसूस। तो ये तो मूर्धा को स्पर्श कर रही है, तो स्पष्ट है कि मूर्धन्य है। उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण, ढ़, इसमें ह शब्द का उच्चारण हो रहा है, तो ये महाप्राण है, और ये वाला ड़ अल्प प्राण है, और ये दोनों ही सघोष हैं। सघोष मतलब इनके उच्चारण में कंपन सी महसूस हो रही है स्वर तंत्रियों में। उसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह मतलब अनुस्वार, ठीक है, जैसे हम अंग लिखते हैं ये, ठीक, और कंग लिखेंगे तो क के ऊपर से आ जाएगा। और विसर्ग मतलब कह लिखा तो क के साथ अ लिखा, अ के पीछे भी अह, ठीक। तो इनको न तो स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में रखा जाता है, ये अनुस्वार और विसर्ग को। जो आगत या ग्रहित ध्वनियां होती हैं, यह हम किसी अन्य भाषा से या कहीं ना कहीं बाहर से हमने क्या किया है, हिंदी में ग्रहण किया है इन्हें। तो हमारा क है, क में नुक्ता लगा दिया, तो ये क्या है, एक आगत या ग्रहित ध्वनि है, क, ख, ग, य, फ, इस टाइप से, ठीक। ये स्पर्शी है, कंठ, जिह्वा मूल, ये इनके स्पर्शी स्थान है, ठीक है। और अघोष और अल्प प्राण। ख भी उष्म संघर्षी, कंठ, जिह्वा मूल, अघोष, महाप्राण। ग उष्म संघर्षी, कंठ, जिह्वा मूल, सघोष, अल्प प्राण। ज उष्म संघर्षी, वत्स्य, सघोष, अल्प प्राण। फ उष्म संघर्षी, दंतोष्ठ, अघोष, महाप्राण, ठीक। अब शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी।
तो डिक्शनरी देखने का जो तरीका है वह हिंदी का जो हम ये देखेंगे वर्णों को, उसमें सबसे पहले तो स्वर आते हैं, बाद में व्यंजन आते हैं, और बात रही हमारी विसर्ग की और अनुस्वार और विसर्ग की, तो ये स्वर स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें पहले लिखा जाता है। संयुक्त वर्ण मतलब व्यंजन और स्वर को मिला दिया जाए तो वह एक संयुक्त व्यंजन संयुक्त वर्ण बन जाता है। ठीक, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण ये हैं। और संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन श से क्षत्रिय है, त्रो से त्रिशूल है, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, और ये क्या है, संयुक्त वर्ण। तो संयुक्त वर्णों में सबसे पहले अनुस्वार, फिर विसर्ग, उसके बाद हमारा क का की कुकु के कई आता है। तो संयुक्ताक्षर, जो संयुक्ताक्षर हैं, संयुक्ताक्षर का क्रम पूर्ण वर्ण के बाद आता है। जब हम दो व्यंजनों को, संयुक्त व्यंजन है जो, उनको जोड़ते हैं तो इनका क्रम क्या होगा, पहले हमारा ये आएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद बारखड़ी के बाद फिर हमारा ये अपने क्रम से आएगा कि कौन सा व्यंजन किस तरीके से जुड़ रहा है। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या आएगा, डिक्शनरी में नंबर आएगा। जैसे क्य, क्र, क्ल, व, क्ष, ये सब बाद में आएंगे। पहले कंग आएगा, कह आएगा, फिर क का की कुकु आएगा, उसके बाद क्य, क्र, क्ल, व, श। और ये जो संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे श से क्षत्रिय है तो ये हमारा क है, क के साथ फिर हमारा श मिला है, फिर अ मिला है, इस टाइप से बना है। तो हमारा जो पहला अक्षर होता है उसी ग्रुप में, मतलब उसी अक्षर के साथ यह संयुक्ताक्षर मिलेगा। संयुक्ताक्षर अपने पहले वर्ण के शब्दों के साथ ही शब्दकोश में होता है, जैसा मैंने अभी बताया। उसके बाद अगर आप देखें ये जो भी है, ये ग, य, ण, ढ़, ढ, ड, ढ़, ये ढ़ है, ये ढ़ है, इसमें ह का उच्चारण होता है। से अगर आप इन शब्दों से कभी भी कोई शब्द ढूंढें तो जब अंताक्षरी वगैरह भी खेलते हैं ना, तो इनमें से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, तो इनसे कोई शब्द बनते ही नहीं है, तो डिक्शनरी में ये स्वतंत्र रूप से मिलते भी नहीं हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।